हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सर सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में हमारा बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है वर्गीकी, वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम उन सभी जीवों का अध्ययन करेंगे जो हमारे आसपास हैं। उन जीवों को कैसे हमने क्लासीफाई किया, कैसे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा, कैसे उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा, ताकि हम उसका अध्ययन अच्छे से कर सकें। आप हमेशा देखते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, आप ये देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के अलग अलग तरह के जीव होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक हमारी जो पृथ्वी है, अब तक हमारी जो प्यारी पृथ्वी है उस पर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन जातियों के जीव खोजे जा चुके हैं। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जातियों के जीव खोजे जा चुके हैं। 17 से 18 लाख। कुछ बहुत से जीव, बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अब तक खोजी नहीं गई। यानी कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत तरह तरह के विभिन्न जातियों के जीव हैं, विभिन्न जातियों के जीव उपस्थित हैं। विभिन्न जातियों के जीव, अलग अलग जातियों के जीव, बहुत ही अलग वैरायटी के जीव पाए जाते हैं। लेकिन जब हमें इच्छा होती है उन्हें अध्ययन करने की, उनकी स्टडी करने की, तो इतने विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी स्टडी हम कैसे एक सुव्यवस्थित रूप से कर सकें, कैसे एक अच्छे से कर सकें। इसके लिए हमने क्या किया, जो जीव समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिन जिन में समान लक्षण थे, उनको हमने एक एक कैटेगरी में रखा, अलग अलग कैटेगरी में रखा। और उन सभी जीवों को समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखना और फिर उनका पहचान करना, उनकी पहचान करना क्या कहलाता है, वर्गीकी। वर्गीकी शब्द वास्तव में जो ग्रीक शब्द है टैक्सिस और नोमस, कौन से वर्ड हैं, टैक्सिस और नोमस, इनसे बना है। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द टैक्सिस और नोमस से बना है। टैक्सिस और नोमस का मतलब क्या होता है? टैक्सिस का मतलब जो ग्रीक भाषा में होता है वो होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। और जो नोमस का मतलब होता है, जो नोमस का मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। क्या मतलब होता है? वितरण। तो जो हमारा टैक्सोनॉमी वर्ड है, जो हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमी, वो ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमस से लिया गया है। टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था और नोमस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में वितरण। कहने का मतलब है कि जिन जीवों को, हमारे आसपास के जितने भी या फिर जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी जीव, विभिन्न प्रकार के जीवों को जब हम वितरित करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में, उनका अलग अलग कैटेगरी में वितरण करते हैं, और इसी व्यवस्था का जो अध्ययन है, इसी व्यवस्था का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। ये वर्ड ग्रीक भाषा के टैक्सिस और नोमस दो वर्डों से लिया गया है, राइट। पृथ्वी पर अब तक 17 से 18 लाख जातियों के जीव खोजे जा चुके हैं और ऐसे बहुत से जीव अज्ञात है जिन्हें खोजना शेष है, राइट। अब टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? हमने स्टार्ट में ये बोला कि हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रकार के, बहुत ही अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो आपस में समानता रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं। लेकिन जब हमें उन्हें अध्ययन करना होता है, उनके बारे में स्टडी करनी होती है, तब एक एक को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और एक एक को अच्छी तरीके से हम पढ़ भी नहीं सकते, एक एक जीव को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ जीव जो समान लक्षण रखते थे उनको एक कैटेगरी रखा, ठीक है। जैसे सब इंसान है, इंसान सब आपस में देखने पर से ही आपको पता लग जाता है कि सब एक जैसे दिखते हैं, तो इंसानों को एक कैटेगरी में रखा। जैसे बाहर जाते हैं आप, गायें सब एक जैसी दिखती हैं तो उन गायों को एक कैटेगरी में रखा। आप थोड़ा आगे कुछ और जीव दिखा, कुछ और जीव एक समान लक्षण वाले दिखे, उनको आपने एक कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो जब आप उनको एक कैटेगरी में रखते हैं तो अध्ययन थोड़ा आसान हो जाता है और एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन हम कर पाते हैं। एक कैटेगरी के लक्षण अपन डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इंसान के लक्षण हैं कि उनका एक सर है, 2 आँख हैं, 2 कान हैं,
उनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, 2 हाथ होते, 2 पैर होते हैं, ये उनके लक्षण हो गए। फिर आप किसी भी इंसान की स्टडी, किसी भी मानव की स्टडी करोगे तो आप उसका, मानव का नाम लेते आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि इस जीव के जिसके हम स्टडी करना चाह रहे हैं, इनके ये कैरेक्टर हैं। क्या कैरेक्टर हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, मुंह है, नाक है, दुग्ध ग्रंथियां हैं, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। सीधे आपके माइंड में ये सारी चीजें आ जाएगी, तो अध्ययन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी वर्गीकरण की, वर्गीकी की? कि पृथ्वी पर वितरित असंख्य जीवों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे जीव हैं, एक एक जीव की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उसकी स्टडी अलग अलग कैटेगरी में करते हैं। हमने जो सेम दिखने वाले या समान लक्षणों वाले जो जीव थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, अलग अलग उनकी कैटेगरी बना दी। और जीवों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए अब हमने बोला कि उनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी, और तो जिन कैटेगरी में समान लक्षणों वाले जीवों को रखा गया है उन कैटेगरी को एक नाम दिया गया। वर्गीकरण विज्ञान में उन कैटेगरी को एक नाम दिया गया, वो नाम था टैक्सॉन। क्या नाम था? टैक्सॉन। इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गक। क्या नाम दिया गया? टैक्सॉन। तो ये बात समझ आ गई वर्गीकी कौन से वर्डों से बना है, वर्गीकी की जरूरत क्यों पड़ी, और वर्गीकी को अध्ययन करने के लिए जिन कैटेगरी में जीवों को रखा जाता है उन कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सॉन। अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हो सकती है, कोई कैटेगरी हायर कैटेगरी हो सकती है, कोई लोअर कैटेगरी हो सकती है। कौन कौन सी कैटेगरी है, कितने प्रकार की, हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जीवों के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए इन जीवों को कुछ कैटेगरी में रखा जाता है जिन्हें टैक्सॉन कहते हैं, कुछ श्रेणियों में रखा जाता है जिन्हें टैक्सॉन कहते हैं, जिन्हें वर्गक कहते हैं। और टैक्सॉन क्या है? समान लक्षणों वाले जीवों का एक समूह। हमने यही तो बोला कि समान लक्षण वाले जो जीव हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया और उसी कैटेगरी को टैक्सॉन बोला गया। राइट, समान लक्षणों वाले जीवों का समूह क्या कहलाता है? टैक्सॉन। क्या कहलाता है? वर्गक कहलाता है। राइट, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है कि हमने कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए उनको एक कैटेगरी में रखा। क्या क्या प्रोसेस है कि हमें कोई भी नया जीव, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा माने, फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत सारे जीवों की एक कैटेगरी बना रखी है। कैटेगरी कैसे? ये कोई आपके पास जीव है, ठीक है, ये आपके पास कोई जीव है, ठीक है। इस जीव को समझने से पहले ये समझिए कि अलग अलग प्रकार के जीवों की आपने कैटेगरी बना रखी है कि जिनके अंदर ये लक्षण होंगे वो इस कैटेगरी ए में, जिनके अंदर थोड़े से अलग लक्षण होंगे वो कैटेगरी बी में, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे जो कुछ इन दोनों से अलग होंगे वो कैटेगरी सी में। ऐसे ऐसे आपने कुछ कैटेगरियाँ बना रखी है, आपने कुछ टैक्सॉन बना रखे हैं। अब देखो, अब आपको एक नया जीव मिल गया, अब इसका आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करने का मतलब है कि जितनी कैटेगरियाँ आपने बना रखी है पहले से, जीवों की जितनी कैटेगरी अब आपने बना रखी है, उसमें इस नए जीव को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, इस नए जीव को कौन सी कैटेगरी में रखोगे। राइट, तो इस नए जीव को किसी कैटेगरी में रखने का जो क्रम है, इस नए जीव को पहले से निर्धारित की गई टैक्सॉन में, पहले से निर्धारित की गई कैटेगरी में जो रखने की जो प्रक्रिया है उसी की हम स्टडी करेंगे, उसी की स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी में सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लक्षणीकरण। क्या पॉइंट आता है? लक्षणीकरण। देखिए क्या पॉइंट आता है? लक्षणीकरण। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? लक्षणीकरण, कैरेक्टराइजेशन। राइट, नाम से स्पष्ट है। लक्षणीकरण का मतलब क्या है कि जो भी हमें नया जीव मिला है, जो भी हमें नया जीव मिला है, जिस जीव को कैटेगरी के अंदर रखना है, उस जीव के लक्षण देखिए, उस जीव के कैरेक्टर देखिए कि वो किस कैटेगरी के जीवों से मैच खाता है, किस कैटेगरी के जीवों से मैच खाता है। उसके कैरेक्टर क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, क्या क्या कैरेक्टर हैं कि हम उसको एक कैटेगरी में रख सकें, किसी मैच खाती हुई कैटेगरी में रख सकें। तो लक्षणीकरण का मतलब है लक्षणों का निर्धारण। क्या मतलब है? लक्षणों का निर्धारण।
लक्षणों का निर्धारण, जो भी हमें नए जीव को किसी कैटेगरी में रखना है उसके लक्षणों का निर्धारण। तो दूसरा कैरेक्टर है पहचान। पहचान कैसे करोगे? आपने ये जो नया जीव मिला है, आपने एक पेज लिया, उस पेज पे इसके कैरेक्टर लिख दिए। क्या कैरेक्टर लिख दिए? किसके? 2 हाथ हैं, ये कोई पंखनुमा आकृति है, ये कोई ऐसे पैर हैं, ऐसे ऐसे पैर हैं, आपने ये सब लिख दिया। तो ये तो हुआ लक्षणों का निर्धारण। आपने लक्षण डिसाइड कर लिए कि इस जीव के अंदर कौन कौन से लक्षण हैं। दूसरी जो प्रोसेस है वो है पहचान। पहचान कैसे करोगे? पहचान ऐसे करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी आपके पास कैटेगरी पहले से डिसाइड की हुई है, पहले से निर्धारित कैटेगरी है, उनके अंदर आप देखोगे कि जो मैंने कैरेक्टर इस जीव से लिखे हैं, जो कैरेक्टर मैंने इस जीव से लिखे हैं वो कौन सी कैटेगरी से मैच खाते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर ऐसे जीव हैं जिनके लक्षण मेरे द्वारा लिखे गए लक्षणों से मैच खाते हैं। तो आप पहचान के कैसे करोगे? पूर्व निर्धारित टैक्सॉन, पूर्व निर्धारित टैक्सॉन के जीवों के लक्षणों से तुलना। कैसे करोगे आप? जो पूर्व निर्धारित आपके पास टैक्सॉन है, पूर्व निर्धारित जो कैटेगरीज हैं, उनके जीवों के लक्षणों से क्या करोगे? तुलना। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण कैसे? कि आपने लक्षणों का निर्धारण कर लिया, जो आपको कैरेक्टर इसमें दिखे वो आपने डिसाइड कर लिया, आपने लिख लिए। उन कैरेक्टरों को जो पूर्व निर्धारित टैक्सॉन थे उनसे तुलना भी कर ली, उनके जीवों से तुलना भी कर ली। अब आपको मिल गया कि मैंने जो कैरेक्टर लिखे हैं वो इस कैटेगरी बी के जो जीव हैं उनसे मैच खाते हैं। जो कैटेगरी बी के जीव हैं उनके लक्षणों से मेरे वाले लक्षण, यानी जो मैंने इस जीव से लिखे हैं लक्षण, वो मैच खाते हैं। तो आप इस जीव को उस कैटेगरी के अंदर रख देंगे। कहने का मतलब है कि तुलना के बाद जिस कैटेगरी के जीवों से मैच खाता है ये जीव, उसको उसके अंदर रखना, उसको उसके अंदर रखना। समान लक्षण वाले टैक्सॉन में रखना। समान लक्षण वाले टैक्सॉन में रखना, राइट। और जो लास्ट है वो है नामकरण। उस जीव का नामकरण करना, उस जीव को नाम देना। नाम कैसे देते हैं ये बात हम आगे देखेंगे, राइट। मोटी मोटी बात है कि जो भी कैटेगरीज में आपने जीवों को रखा है उस कैटेगरी का एक कोई खास वंश होगा, खास एक कोई अलग अलग जातियां होगी, अलग अलग कुल होगा, जैसे इंसान का, मानव का होता है, राइट। ठीक है, वो बात हम आगे पढ़ेंगे। नामकरण आगे आएगा। ये 3 चीज़ आप समझ लिए। लक्षणीकरण, पहले आपने इसके कैरेक्टर देखे, कैरेक्टर लिख लिए, कैरेक्टर डिसाइड कर लिए। पहचान कैसे करेंगे? जो आपने पहले से कैटेगरीज बनाई हुई है उनके जो जीव हैं उनके लक्षणों से तुलना करेंगे, और जिससे तुलना मैच हो जाएगी जीव को उस कैटेगरीज के अंदर रखना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। और उस जीव को नाम देना, जीव का नामकरण करना, लास्ट प्रोसेस है, राइट। पहला कौन सा हो गया? लक्षणीकरण, दूसरा पहचानकरण, तीसरा वर्गीकरण और चौथा नामकरण, राइट। ये सारी प्रोसेस आपको समझ आ गई। तीनों सीक्वेंस वाइज है, तीनों क्रम वाइज है। पहले करेंगे लक्षणीकरण, उसके बाद करेंगे पहचानकरण, उसके बाद करेंगे वर्गीकरण और सबसे लास्ट में उसका नाम देंगे, राइट। आगे बढ़ें। आगे है वर्गीकी। अब तक हमने मोटी मोटी वर्गी की बात समझी। अब तक हमने
मोटी मोटी वर्गीकी की बात समझी। इसके बाद अब सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करते हैं वर्गीकी का। एक क्रम वाइज चलेंगे, अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे। वर्गीकी किसे कहते हैं, वर्गीकी की परिभाषा क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कुछ अपने पास प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अपने पास सिद्धांत थ्योरी होती है, कुछ अपने पास नियम होते हैं। उस नियमों के आधार पर किसी जीव के लक्षणीकरण करना, उसकी पहचान करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका नामकरण करना क्या कहलाता है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिद्धांतों व नियमों द्वारा जीवों का लक्षणीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है। राइट, यही 4 प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण किसी जीव का किया जाता है। और उस ब्रांच को, उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? वर्गीकी, जिसके अंदर लक्षणीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण कुछ रूल्स द्वारा, कुछ नियमों द्वारा किया जाता है। राइट, अब मैंने बोला था कि कुछ कैटेगरीज में, कुछ टैक्सॉन में अलग अलग जो समान लक्षण दिखाते हैं उन जीवों को रखा जाता है। तो वर्गीकी के पद यानी जो कैटेगरीज हैं उसको बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। और ये टैक्सॉन कितने हैं टोटल? 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? सबसे जो सर्वोच्च, सबसे जो ऊंचा टैक्सॉन है, जो सबसे सर्वोच्च टैक्सॉन है, सबसे हायर टैक्सॉन, वो क्या है? जगत। फिर क्या है? संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। जाति सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। लेकिन दोस्तों जो जाति है वो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। कौन सी इकाई है? मूलभूत इकाई, या फिर कह दे आधारभूत इकाई। जाति क्या है? आधारभूत या मूलभूत इकाई। किसकी? वर्गीकरण की। वर्गीकरण की आधारभूत या मूलभूत इकाई क्या है? तो जाति है। वर्गीकरण के जो टैक्सॉन है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति है। ठीक है, इसकी एक याद करने की ट्रिक है, इन टैक्सॉन को, 7 टैक्सॉन को ट्रिक कोई नई नहीं है, सीधा सा है कि सबके जो नाम है उसका पहला पहला वर्ड आप याद रखो। जस व ग कु व जा। क्या है? जस व ग कु व जा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जस व ग कु व जा। क्या हुआ? जस व ग कु व जा। सबसे यह अवरोही क्रम है। जगत से जाति की ओर आएंगे, जगत से जाति की ओर आएंगे तो क्रम जो घटता जाएगा, क्रम घटता जाएगा। जगत सबसे हायर टैक्सॉन, सबसे यहाँ पे लिखा सबसे छोटी इकाई, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन है? जगत। वर्गीकरण का सबसे सर्वोच्च टैक्सॉन कौन सा है? जगत। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। सबसे छोटा टैक्सॉन कौन सा है? जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन है? जाति। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई कौन है? जाति। राइट, जगत, संघ, ये घटता हुआ क्रम है क्योंकि जगत क्या है? सर्वोच्च टैक्सॉन, सबसे बड़ी इकाई है, और वो सबसे छोटी इकाई, तो ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई और उस तरफ सबसे छोटी इकाई, तो अवरोही क्रम में घटता हुआ। अगर आपको आरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम पूछे तो सबसे पहले क्या आएगा? जाति। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। राइट, जाति, फिर आएगा वंश। ये जो सारे एरो दिए हैं, जो तीर के निशाने, वो उल्टे हो जाएंगे। अवरोही क्रम में ये इस तरफ है, अगर आरोही क्रम पूछेंगे तो जाति से सब इस तरफ हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? जगत आएगा। राइट, ये बात समझ आ गई आपको। कुल 60 टैक्सॉन है, कुल 60 टैक्सॉन है।
जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कुछ नियमों द्वारा, कुछ सिद्धांतों द्वारा हम उस जीव के लक्षणीकरण करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं, फिर उस जीव को एक टैक्सॉन के अंदर रखते हैं, यानी उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसको नाम देते हैं। ये सारी जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है? वर्गीकी। वर्गीकी के जो कैटेगरीज है कितनी, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। और वो टोटल कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? ज, स, व, ग, कु, व, जा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। राइट, ये इसका घटता हुआ क्रम है। अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछेंगे तो ध्यान रखना सबसे पहले जाति आएगा, उसके बाद से जगत की ओर आएंगे अपन। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा? जगत। और अगर अवरोही क्रम पूछा है तो जगत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत। उसके बाद जाति की ओर आएंगे। राइट, ये बात समझ गए आप? और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नाम दिए हैं, कुछ साइंटिस्टों के नाम दिए हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। वर्गीकी का संस्थापक। वर्गीकी के संस्थापक। संस्थापक का मतलब है कि सबसे पहले जो हमारा इतिहास है, जब से अलग अलग जीवों की खोज स्टार्ट हुई, जब से अलग अलग जीवों के जातियों की खोज स्टार्ट हुई, जब बहुत सारी जातियाँ इकट्ठी होगी तो उनको अध्ययन करने के लिए कैटेगरीज बनाई जाने लगी। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, अरस्तु। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, अरस्तु। ठीक है, सबसे पहले वैज्ञानिक आए अरस्तु। इसको कभी कभी इंग्लिश में एक अलग नाम से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एरिस्टोटल। कभी कभी इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा हुआ हो तो वो अरस्तु ही है। ठीक है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए अरस्तु, जिन्होंने जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में रखना स्टार्ट किया। उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया, उन सभी जीवों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया। सबसे पहले कौन आए? अरस्तु। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया वो इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिन लक्षणों के आधार पर उन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरीज में सब जीवों को बांटा था, धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए जीव ज्ञात होने लगे, नए नए जीव पहचान में आने लगे, उन दोनों कैटेगरीज से वो जीव बाहर जाने लगे। कोई कोई जीव ऐसा था जिनमें दोनों लक्षण थे, इस कैटेगरी के भी लक्षण थे, उस कैटेगरी के भी लक्षण थे। कोई जीव ऐसा पहचान में आ रहा था जिनके पास दोनों कैटेगरीज के लक्षण नहीं थे, तो इनका वर्गीकरण इतना सफल नहीं हो पाया। इनका वर्गीकरण इतना सफल नहीं हो पाया। इसीलिए ये मानते हैं कि वर्गीकरण की जो शुरुआत करी थी, किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था की जो स्टार्ट करता है, जो संस्था को शुरू करता है, वो उसका हमेशा संस्थापक होता है, उसका फाउंडर होता है। जैसे गूगल का फाउंडर कौन? हम बोलते हैं गूगल का फाउंडर ये। एप्पल का फाउंडर कौन? ये। इसका मतलब है उस एप्पल कंपनी की स्टार्ट उसने स्टार्ट करी। इसका मतलब है कि वर्गीकरण को जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो किसने किया था? अरस्तु ने। वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने। इसलिए वर्गीकरण का जो संस्थापक, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, संस्थापक को क्या बोलते हैं? फाउंडर। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे को बोलते हैं? अरस्तु को। लेकिन जो वर्गीकरण के क्षेत्र में, जीवों को वर्गीकृत करने के क्षेत्र में जो सबसे उम्दा, सबसे बेहतर जो काम किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान वर्गीकरण में कैरोलस लीनियस का रहा। इसीलिए इसे वर्गीकी का पिता भी बोला गया। क्या बोला गया? वर्गीकी का पिता। वर्गीकरण के क्षेत्र में इसने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर जीवों को वर्गीकृत किया। और इसका वर्गीकरण हम आज भी, इसके जो नामकरण पद्धति है वो आज भी इसी के पद्धति के अनुसार हम किसी भी जीव को नाम देते हैं। वर्गीकरण का पिता किसे बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को। इसका बचपन का एक नाम था, एक और नाम कभी कभी देते हैं, कॉर्न वॉन लिली। राइट, कॉर्न वॉन लिली। राइट, कैरोलस लीनियस का एक और नाम है कॉर्न वॉन लिली, जो इसका बचपन का नाम था। उसके बाद हमने बात की कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था वो इतना प्रचलित नहीं हुआ, इतना चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? उसने कौन कौन से वर्गीकरण किए, ये हम आके समझते हैं। इसने क्या किया? संसार में, पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जीव थे, जितने भी जीव प्रेजेंट थे, उनको 2 कैटेगरीज में बांटा, 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में बांटा। एक उसने लिया पादप और दूसरे में लिया जंतु। एक पादप वर्गीकरण किया और एक जंतु वर्गीकरण। मतलब जितने भी जंतु थे उनको अलग रखा एक कैटेगरी में और पादपों को अलग रखा एक कैटेगरी में। अब पादपों को जब इसने आगे वर्गीकृत किया, क्योंकि पादप भी बहुत प्रकार के हैं, बहुत अलग अलग जातियों के पादप हैं, ठीक है,
तो इसने जो पादपों को वर्गीकृत किया वो इसने इस आधार पर किया कि जो पादप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे यानी कुछ मीटर की ऊंचाई तक थे, कुछ फुट की ऊंचाई तक थे, जैसे घास होती है या कुछ सब्जियां होती है या फिर जो कुछ लताएं होती है, बहुत जो हाइट में ऊंचाई में छोटे थे, उनको इसने रखा शाख में। किस में रखा? शाख में, जो बहुत छोटे पौधे थे। और जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों के लेवल के जो पौधे थे उसने इसमें रखा शूप में। किस में रखा? शूप में। शूप का मतलब होता है झाड़ियां। शूप का मतलब होता है झाड़ियां। और जो तीसरा जो वर्गीकरण भाग था वो था वृक्ष, जो लंबे लंबे पौधे हैं, जो लंबे लंबे पौधे हैं। पादप को इसने 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? शाख, शूप और वृक्ष। शाख कौन से? जो बहुत छोटे पादप थे, बहुत छोटे पौधे, जिसे आप देखते हैं घास देखते हैं या फिर जो बारिश में जो जमीन के थोड़ी सी ऊंचाई तक उगते हैं वो पौधे, उनको इसने अरस्तु ने शाख में रखा। जो कुछ मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, झाड़ियां होती है, उनको इसने शूप में रखा। और जो सबसे बड़े बड़े पौधे हैं, जब जो लंबे लंबे पौधे उनको किस में रखा? वृक्ष में रखा। अब आप खुद सोचिए कि उसके बाद से बहुत प्लांट ऐसे पहचान में आए, ऐसे प्लांट की जातियों को खोजा गया जो इन तीनों में से मैच नहीं करती है। ना तो वो वृक्ष है, ना वो झाड़ी है, उनके बीच का भी है। ना वो इतने छोटे हैं कि उनको शाख में रखा जाए और ना वो इतने बड़े हैं जो इनको झाड़ी में रखा जाए। राइट? ऐसा कैसे उसने वर्गीकरण किया? जंतु में। जंतुओं में इसने वर्गीकरण किया आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर। आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर, आरबीसी या फिर कह सकते हैं लाल रक्त के आधार पर। किस पर किया? आरबीसी की उपस्थिति, लाल रक्त कोशिकाएं, और उसी के कारण किसका रंग क्या होता है? ब्लड का लाल रंग। तो लाल रक्त के आधार पर किया और आरबीसी की, दोनों एक ही बात है। इसने 2 भागों में डिवाइड किया। एक को बोला इसने इनेमा। क्या बोला? इनेमा। और एक को बोला इसने एनेमा। दोनों अलग अलग है दोस्तों। एक को बोला इनेमा, एक को बोला एनेमा। इनेमा कौन? जिसका ब्लड लाल था, जिसका ब्लड लाल था, यानी कह सकते थे आरबीसी प्रेजेंट थी, आरबीसी प्रेजेंट थी। लेकिन एनेमा में क्या था? आरबीसी एब्सेंट थी। राइट? ये बात समझ आई? अरस्तु का वर्गीकरण, अरस्तु ने संसार के समस्त जो जीव थे उनको 2 कैटेगरीज में बांटा। एक को पादप में रखा, दूसरों को जंतु में रखा। पादप को इसने 3 भागों में और बांटा, शाख, शूप और झाड़ी। जो बहुत छोटे छोटे पौधे थे उनको इसने शाख में रखा। कुछ झाड़ियों के लेवल के पौधे थे, झाड़ियों के स्तर के पौधे थे, उनको इसने शूप में रखा। और जो सबसे लंबे लंबे पौधे थे उनको इसने वृक्ष में रखा। जंतु का वर्गीकरण भी इसने इसी प्रकार किया, आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर। इनेमा, इनेमा का मतलब होता है जिसके अंदर लाल रक्त उपस्थित है या आरबीसी उपस्थित है। एनेमा, इनको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इनेमा को लिखते हैं ई और इसको ए, या ई है या ए है। ई का मतलब आप छोड़ दो, ए का मतलब याद रखो। आपको ये तो पता है कि जंतु का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? किस आधार पर किया गया दोस्तों? आरबीसी के आधार पर। आरबीसी में जिसमें उपस्थित है उसको अलग कैटेगरी में रखा, आरबीसी जिसमें अनुपस्थित है उनको अलग कैटेगरी में रखा। तो आपको अगर ये पता है कि आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर किया, तो आप ये सिर्फ ए याद रखो, एनीमिया का ए याद रखो। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। ए का मतलब एब्सेंट। आपको पता है कि क्या एब्सेंट हो सकता है, किसके आधार पर किया गया? तो आरबीसी के आधार पर। तो ए का मतलब आपको पता है कि एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या एब्सेंट है? आरबीसी एब्सेंट है, मतलब लाल खून नहीं होगा। राइट?
अब इसमें लाल खून नहीं होगा तो इन्हें में अपने आप आपको याद आ जाएगा कि उसमें लाल खून है, इसका मतलब उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, राइट। ये अरस्तु का वर्गीकरण आपको समझ आ गया। ये वर्गीकरण इतना धीमा था, इतना डायनेमिक नहीं था कि आगे बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक ये चल पाया, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता रहा, बहुत सारे जीवों की जातियों की खोज स्टार्ट हो गई, बहुत सारे जीव पहचान में आने लगे जो इनमें से किसी कैटेगरी में मैच नहीं खाते थे, राइट। आरबीसी के अलावा भी बहुत कलर के जो वर्णक हैं, बहुत वर्णक हैं, वो जीवों में पाए जाते हैं। किन्हीं में तो ब्लड होता तक नहीं था, तो उनको दोनों की किस कैटेगरी में रखते। तो इस कारण, इस धीमे प्रचलन के कारण ये जो वर्गीकरण है अरस्तु का, ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया। लेकिन जो वर्गीकी का संस्थापक फाउंडर है वो तो अब भी अरस्तु को बोला जाता है। वर्गीकी का पिता है वो कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। और जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, पीछे एक 7 टैक्सोन पढ़े हैं, 7 टैक्सोन जगत से लेकर जाति तक। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो जाति, जो वर्ड है, जाति शब्द है, जाति शब्द ये दिया था जॉन रे ने। कभी क्वेश्चन आ जाता है जाति शब्द किसने दिया, किसने दिया, जॉन रे ने, राइट। किसने दिया, जॉन रे ने, ठीक है। ये वर्गीकरण आपको समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नामकरण पर। वर्गीकरण तो 3 प्रोसेस हमने समझ लिए थे। कौन कौन से, लक्षणीकरण, फिर पहचान करना, और जब पहचान हो जाए तो उसको उस कैटेगरी में रख देना, यानी वर्गीकरण कर देना। लेकिन जो नाम देने की प्रक्रिया है वो हमने नहीं समझी थी। नाम देने की जो प्रक्रिया है वो कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित की। किसने प्रतिपादित की, कैरोलस लीनियस ने, जिसे वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। इसीलिए इसको वर्गीकी का जो टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बहुत एक अहम योगदान रहा वर्गीकरण में, अहम योगदान रहा नामकरण में भी, राइट। तो जो इसने एक पद्धति प्रस्तुत की उसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति इसने एक बुक में पब्लिश की, एक बुक में पब्लिश की, एक किताब इसने पब्लिश की। उस किताब में इस जो पद्धति के नियम थे, इस पद्धति के अनुसार कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं, किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं, ये उसने प्रकाशित किया। उस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था किताब का, सिस्टेमा नेचुरी। बुक क्या थी, सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी बुक में अपनी नामकरण की जो द्विनाम पद्धति थी, द्विनाम का मतलब 2 नाम, नाम से स्पष्ट है, द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की, यानी उस बुक में पब्लिश की, उस बुक को प्रकाशित किया। तो उसमें क्या था, द्विनाम पद्धति के जो नियम थे या फिर किस प्रकार से नामकरण किसी जीव का किया जाता है वो था। अब ये द्विनाम पद्धति क्या कहती है, कौन कौन से इसमें नियम थे, तो आइए उस नियमों की स्टडी करते हैं, उन रूल को समझते हैं। कैरोलस लीनियस ने जब ये पद्धति प्रकाशित की तो उसका जो सबसे पहला नियम था वो उसके नाम पर ही आधारित था। पद्धति का नाम था द्विनाम पद्धति, और द्विनाम का मतलब होता है 2 नाम, 2 नाम का मतलब 2 शब्द। तो इसका पहला नियम था कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वो 2 शब्दों से बना हुआ होना चाहिए, 2 शब्दों से बना हुआ होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर ये नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी, जब इसको पहचाना गया तो उसका एक नाम तो दिया गया होगा। तो दोस्तों नामकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संसार के किसी भी क्षेत्र में कोई जीव खोजा जा सकता है, किसी जीव की पहचान की जा सकती है। तो जो सर्वप्रथम नाम देते हैं, जो नाम लेते हैं वो वही स्थानीय भाषा में, स्थानीय क्षेत्र की जो भाषा है उसमें दिए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ आलू, अगर आलू की पहचान की गई कि संसार के बहुत सारे भागों में वो चीज़ खोजी गई, उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया। हमारे इस भारत में उसको आलू बोला गया,
कोई किसी अंग्रेज देश की हो जाते हैं, इंग्लिश जहाँ पर बोली जाती है वहाँ पे उसको पोटैटो बोला गया। किसी और देश में जाएंगे, भाषा थोड़ी और अलग होगी, उसको किसी और नाम से पुकारा जाएगा, को किसी और नाम से बोला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीव एक ही है, कोई चीज़ एक ही है, मतलब कोई पादप जीव जंतु कोई भी हो सकता है, वो एक ही है, लेकिन संसार के अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम से बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टडी करना चाहेगा, किसी भी क्षेत्र का कोई मानव, कोई भी व्यक्ति स्टडी करना चाहेगा तो अलग कितने नाम वो याद करेगा। तो इसीलिए संसार के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने एक संस्था बनाई, और उस संस्था ने क्या डिसाइड किया कि पूरे संसार में अगर उस जाति का कोई जीव है तो उसका एक फिक्स नाम होना चाहिए, एक फिक्स नाम होना चाहिए, ताकि संसार के किसी भी क्षेत्र में कोई सर्च करके भी स्टडी करना चाहे तो उसको कर सकेगा, राइट। तो इसीलिए उसको नामकरण की आवश्यकता पड़ी। नामकरण का मतलब है कि किसी जीव का, जैसे मैं हूँ, मानव की प्रजाति खोजी गई, अब कहीं कोई भी व्यक्ति इसके बारे में स्टडी करना चाहेगा तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। किसी पे कुछ नाम से पुकारा जाता है, कहीं पर कुछ और अलग नाम से बोला जाता है, तो कौन से नाम वो याद रख के सर्च करेगा। इसीलिए सबका एक फिक्स नाम कर दिया गया। अगर मानव के बारे में स्टडी करनी है तो मानव का एक नाम फिक्स रख दिया गया कि आधुनिक मानव का नाम होमो सेपियंस है, तो आप कहीं भी जाके होमो सेपियंस के बारे में पढ़ सकते हैं। या फिर आप इसको अगर गूगल पर भी सर्च करना चाहें तो होमो सेपियंस नाम से आप सीधे उसके बारे में सारी जो जानकारी, उसके जो लक्षण है, उसके जो प्रकार है, कार्य है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी, सारी चीज़ स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक फिक्स नाम रखने की ज़रूरत थी। इसीलिए कैरोलस लिनियस साहब ने एक पद्धति, एक सिद्धांत, कुछ नियम प्रतिपादित किए जिसे द्विनाम पद्धति बोलते हैं। द्विनाम पद्धति का जो पहला रूल है वो ये है दोस्तों कि इसका वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बना हुआ होना चाहिए। इस वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द होते हैं। जैसे हमारा है, जैसे मेरा नाम है ईश्वर सोलंकी, 2 शब्द हैं, 2 नाम है, एक फर्स्ट नेम है, एक सरनेम है, एक फर्स्ट नेम है और एक सरनेम है। वैसा का वैसा इसका वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बना हुआ होना चाहिए। इसके नाम में 2 शब्द होंगे। पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करेगा। पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति को। 2 शब्द होंगे जिसमें पहला शब्द क्या बताएगा कि उस जीव का वंश क्या है, दूसरा शब्द बताएगा उस जीव की जाति क्या है, राइट। सभी वैज्ञानिक नाम एक लैटिन भाषा में लिखे हुए होंगे, लिखे हुए होने चाहिए। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा क्या है हम आगे समझेंगे। लैटिन भाषा का मतलब है इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक लैंग्वेज में। जैसे एक अपन नाम लिखते हैं, ये जैसे मेरा नाम है, एक ये मेरा नाम अपन सामान्य इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लैटिन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? तिरछे वर्ड, कहने का मतलब है तिरछे, ठीक है। ये एकदम सीधे स्ट्रेट वर्ड है। अगर इनको तिरछा कर दे तो कौन सी लैंग्वेज बन जाएगी? इटैलिक लैंग्वेज। इसलिए इसको लैटिन भाषा में लिखे हुए होने चाहिए। वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या? वंश का जो पहला अक्षर है, 2 शब्द होंगे, 2 शब्द में पहला शब्द वंश का होगा, और वंश का भी जो पहला अक्षर है, वंश वर्ड का जो पहला अक्षर है कि इसका ये वंश है। जैसे कहने का मतलब है समझने के लिए, जैसे मानव का नाम है होमो सेपियंस, होमो इसका वंश है, तो वंश का जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड कौन होगा? एच। तो एच हमेशा कैपिटल होगा, राइट। एच क्या होगा? कैपिटल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। और जो जाति का पहला अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में, वो छोटे अक्षरों में। जैसे होमो सेपियंस, तो जो एस होगा वो छोटा होगा, और समझ में आई? जैसे ये है होमो सेपियंस, 2 शब्दों से बना हुआ होगा, तो 2 शब्द हैं, देखिए होमो है, सेपियंस है, 2 शब्द है। पहला शब्द वंश को, तो जो ये होमो है ये वंश को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा शब्द है वो जाति को, तो मानव की जाति क्या है? सेपियंस है, राइट। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा आगे देखेंगे। वंश का जो पहला अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में, तो ये देखिए पहला ये वंश है, इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा हुआ है। दूसरा अक्षर
दूसरा वर्ड जो स्पीसीज है जाति है उसका पहला अक्षर स्मॉल में, तो लिखा हुआ है स्मॉल में, बिल्कुल इसी हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए। यदि वैज्ञानिक नाम हस्तलिखित हो तो नाम को रेखांकित किया हुआ होगा, नाम को रेखांकित किया जाना चाहिए। रेखांकित का मतलब है अंडरलाइन। अगर हम कोई नाम हाथ से लिखते हैं, अगर उसको हम टाइप करते हैं तो इटैलिक लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में लिखा हुआ होगा, यानी तिरछे लिखे हुए होंगे। लेकिन अगर उसको किसी भी पेज पर, किसी पृष्ठ पर हम हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना अनिवार्य है, अंडरलाइन करना अनिवार्य है। जैसे ये नाम मैंने हाथ से लिखा है तो इसके नीचे जैसे ये नाम लिखा है होमो सेपियंस, राइट। अगर मैंने यह हाथ से लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी। अंडरलाइन दोनों वर्डों के नीचे सिंगल अंडरलाइन करनी है। ऐसे नहीं कि वंश के नीचे एक अंडरलाइन करें और फिर बीच में गैप करके स्पीसीज जो जाती है उसके नीचे भी अलग से अंडरलाइन करें, नहीं। पूरा जो नाम है, दो शब्दों का जो एक वैज्ञानिक नाम है, उस नीचे एक सिंगल अंडरलाइन की हुई होनी चाहिए। तो ये थे द्विनाम पद्धति के नियम। इन्हें कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है कि द्विनाम पद्धति के अनुसार कौन सा नियम सही है या कौन सा नियम गलत है। तो वैज्ञानिक नाम समरी देखिए, वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से, पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द जाति को। पहला शब्द होमो वंश को, दूसरा जो शब्द सेपियंस वो जाति को, राइट। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा का मतलब है इटैलिक लैंग्वेज में तिरछे वर्ड, तिरछे, ठीक है। वंश का पहला अक्षर बड़ा, वंश का पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा, दूसरा अक्षर छोटा। अगर हम नाम हाथ से लिखे जाते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन की हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम देखते हैं। कुछ जीवों के जो मोस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब ये देखिए, ये सारे इंग्लिश में टाइप किए हुए हैं तो ये तिरछे टाइप किए हुए हैं, तिरछे टाइप किए हुए हैं, ये स्ट्रेट टाइप नहीं किए हुए। तिरछे टाइप किए मतलब इटैलिक लैंग्वेज में टाइप किए हुए हैं, राइट। अगर मैं इनको सीधा टाइप करता तो इनके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती, सीधा टाइप करता तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती, राइट। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। आधुनिक मानव का नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस, राइट। होमो इसका वंश है, सेपियंस इसकी जाति है। जो घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी है जो सर्दी के मौसम में बहुत सारी आ जाती है, बरसात के मौसम में, वो जो घरेलू मक्खी है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का उसका वंश है, डोमेस्टिका उसकी जाति है, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। जो गेहूं है, गेहूं को तो आप जानते ही हैं, जो गेहूं है उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आम है, जो आप हर मौसम आम खाते हैं, वही वाले आम, उसको क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। संसार के किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, वहाँ पे आप साइंस की फील्ड में काम करते हैं, अगर आपको ये पता है कि मैंजीफेरा इंडिका क्या है तो आप वहाँ पर आम के बारे में जान सकते हैं, राइट। मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो भारतीय मधुमक्खी, ठीक है, इसको आप और थोड़ा शार्प कर दो। भारतीय मधुमक्खी, उसको बोलते हैं एपिस इंडिका। क्या बोलते हैं? एपिस इंडिका। जो अफीम है, अफीम को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जो अफीम है उसको बोलते हैं पेपावर सोमनिफेरम। क्या नाम है उसका वैज्ञानिक नाम? पेपावर सोमनिफेरम। तो आज के बाद कहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कोई भी अफीम खा रहा हो या तंबाकू खा रहा हो, यहाँ तो उसको तो पहले मना कीजिए, फिर भी नहीं माने तो बोल देना कि क्या तू पेपावर सोमनिफेरम खा रहा है, क्या तू निकोटियाना टोबेकम खा रहा है। तो ये आपको नाम भी याद हो जाएंगे और आप उसको मना भी कर पाएंगे कि पेपावर सोमनिफेरम और निकोटियाना टोबेकम जानलेवा है, राइट। तंबाकू का नाम है निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोबैको। और तंबाकू के अंदर एक पदार्थ आता है जो निकोटीन, निकोटीन पदार्थ आता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, राइट। तो तंबाकू बोलते हैं टोबैको और टोबैको के अंदर क्या आता है? निकोटीन। तो निकोटियाना टोबेकम। जो हमारी माँ बोलते हैं, गाय माँ, उसका क्या नाम है?
बॉस टॉरस, सबकी बॉस है, बॉस टॉरस, राइट। गाय क्या है? सबकी बॉस है, तो गाय का क्या नाम है? बॉस टॉरस। जो घोड़ा है हॉर्स, उसका नाम है इक्कस कैबेलस। क्या वैज्ञानिक नाम है? इक्कस कैबेलस। इक्कस इसका वंश है, कैबेलस इसकी जाति है। घोड़े का नाम है हॉर्स का इक्कस कैबेलस, राइट। ये कुछ मोस्ट एग्जाम्पल थे जिनके वैज्ञानिक नाम हमने डिस्कस किए, राइट। ये वैज्ञानिक नाम तो आपको याद करने ही है, ये सारे एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी आपकी इच्छा हो याद करने की तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं अरस्तु का वर्गीकरण हमने पढ़ा। उसके बाद हम कैरोलस लीनियस ने किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया, किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया। हालांकि जो कैरोलस लीनियस ने भी वर्गीकरण दिया था वो भी इतना चल नहीं पाया, लेकिन इसके जो योगदान है वो नामकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसे वर्गीकी का पिता का भी कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता, या फिर क्वेश्चन आ जाए वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी का पिता, तो दोनों का आंसर क्या है? कैरोलस लीनियस, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, आधुनिक लिखा हुआ आए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्गीकी और आधुनिक वर्गीकी दोनों के जो पिता हैं, दोनों के जो जनक हैं, दोनों को पैदा करने वाले कौन हैं? कैरोलस लीनियस, राइट। लीनियस ने भी अरस्तु की तरह दो भागों में जीवों को बांटा। कौन से दो भाग थे? एक थे प्लांट, पादप, प्लांट, और जो दूसरा वर्ग, दूसरी कैटेगरी इसने बनाई वो थे एनिमल्स, जंतु, राइट। एक इसने बनाया पादप और एक बनाया जंतु। इसने बोला कि जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं या जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वो किसमें उसने शामिल किए? पादप में। क्लोरोफिल होगा तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो क्या होगा? स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब स्व यानी अपने आप, पोषी यानी अपना पोषण खुद, स्वयं यानी अपने आप, पोषण यानी पोषी यानी पोषण, अपना पोषण खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जो हरे थे, जो अपना खाना खुद बना सकते थे, उनको कैरोलस लीनियस ने रखा प्लांट में। और जिनमें क्लोरोफिल नहीं था, जिनमें एब्सेंट था, जो विषमपोषी थे, उनको इसने एनिमल्स के अंदर रखा। पादप के अंदर कौन कौन आए? प्लांट आ गए, जो हमारे चारों ओर के जो हरे हरे पौधे हैं वो आ गए, बैक्टीरिया आ गए क्योंकि वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ और भी जो जीव थे वो इसके अंदर आ गए। एनिमल्स के अंदर जो हमारे आसपास जंतु दिखते हैं उनकी जातियां सारी इसके अंदर आ गई। जो कवक है, फफूंद है, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो भी सारी इसके अंदर आ गई, राइट। तो ये पादप और एनिमल्स के अंदर कैरोलस लीनियस ने बांटा, राइट। पादप को भी इसने और अलग अलग भागों में बांटा था। पादप को इस अलग अलग भागों में इसका जो आधार था बांटने का वो था पुंकेसर की संख्या। पादप के अंदर कितने पुंकेसर होते हैं, कितनी संख्या होती है पुंकेसरों की, उसके आधार पर इसने आगे भी बांटा, राइट। तो आगे इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस ने दो जगत बनाए, दो नाम की पद्धति भी दी और दो जगत भी इसने वर्गीकृत किए। एक पादप वर्ग था, एक जंतु जगत था, राइट। एक पादप जगत, एक जंतु जगत। जो पहला पादप जगत था उसको इसने इस आधार पर बांटा कि उसमें क्लोरोफिल है या नहीं, या वो अपना खाना खुद बनाते हैं या नहीं। और दूसरा जो जंतु जगत था वो इस आधार पर बांटा कि क्लोरोफिल अनुपस्थित है और विषमपोषी है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और जीव पर, किसी और पादप पर डिपेंड रहते हैं, राइट।
उसके बाद जो सबसे प्रचलित, जो सबसे मान्य, जिसे हम मान सकते हैं, जिसके आधार पर हम अभी तक स्टडी कर सकते हैं, वर्तमान तक भी जो मान्य है, वो आया 5 जगत वर्गीकरण। देखिए कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए हैक्कल, उन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया। उनके बाद एक और वैज्ञानिक आए कॉपलैंड, ठीक है, उनका नाम एक बार स्मरण करवा देता हूं कभी कभी। दो जगत वर्गीकरण था, वो दिया कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने 3 जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण जो दिया वो दिया हैक्कल ने। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण जो था वो दिया कॉपलैंड ने। वो दिया कॉपलैंड ने। और जो 5 जगत वर्गीकरण था वो दिया RH व्हिटेकर साहब ने। किसने दिया? RH व्हिटेकर साहब ने। इसके बाद एक और 6 जगत वर्गीकरण भी दिया गया, लेकिन वो भी इतना प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि जो उसका आधार था वो आरएनए के सीक्वेंस पर बेस्ड था, आरएनए के जो क्रम था उस पर आधारित था। ये दिया था कार्ल वुज ने। कार्ल वुज ने, राइट। 2 जगत वर्गीकरण अपने लिए सिर्फ ये 2 काम के हैं, 2 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण। एक तो 5 जगत वर्गीकरण और एक 2 जगत वर्गीकरण। 2 जगत वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, पादप और जंतु जगत, राइट। अब 5 जगत कौन कौन से हैं? 5 जगत कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात कि 5 जगत वर्गीकरण था वो RH व्हिटेकर वैज्ञानिक आए। कब? 1869। कब आए? 1869 में एक वैज्ञानिक आए RH व्हिटेकर। इन्होंने जो संसार के जीव थे उनको 5 जगत के अंदर वर्गीकृत किया, इसलिए RH व्हिटेकर ने क्या दिया? 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण की जो प्रस्तावना थी वो किसने रखी? RH व्हिटेकर ने। अब इन्होंने किस आधार पर उन 5 वर्गों में, 5 जगतों में अलग अलग प्रकार के जीवों को बांटा? उनका मुख्य आधार क्या था? उनका मुख्य आधार एक था कोशिका संरचना, कि उन अलग अलग जीवों की कोशिका संरचना कैसी है। जिनकी कोशिका संरचना मैच खाती है उनको इसने एक जगत में पटक दिया, जिनकी पहले से थोड़ी अलग थी लेकिन आपस में मैच खाती थी उसने इसने दूसरे जगत में पटक दिया। इसके बाद उनकी शारीरिक संरचना कैसी है? शारीरिक संरचना का मतलब है कि उनमें कोशिका सिर्फ एक ही है या फिर एक से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद पोषण प्रक्रिया। पोषण प्रक्रिया के नीचे देखो अंडरलाइन की हुई है, ये मैंने जानबूझकर करी है क्योंकि जो मेन आधार था, जो मुख्य आधार था, जो मुख्य आधार था वो क्या था? पोषण प्रक्रिया। उसके बाद अलग अलग जीवों का प्रजनन कैसा है, किस प्रकार से वो प्रजनन करते हैं, प्रजनन की कौन सी विधियां उनके अंदर होती है, और विकासीय संबंध। जब विकास हो रहा था तब उसमें कितना आपस में संबंध है, कि पहले से जमाने से आ रहे जीवों में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। वो सारे कैरेक्टर इसके आधार थे, इनके मुख्य आधार थे वर्गीकरण करने के। कौन कौन से थे? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन और विकासीय संबंध, राइट। अब पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण। किसने दिया? ये हमें पता चल गया, RH व्हिटेकर ने 1869 में ये वर्गीकरण दिया। मुख्य आधार क्या था? कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन और
विकासीय संबंध। राइट। अब आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, पोषण, अभी कुछ यही पॉइंट लेते हैं इन पांचों को वर्गीकृत करने के लिए। इन पांचों को वर्गीकृत करने के लिए 5 कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फफूंद जिसे बोलते हैं कवक, चौथा है प्लांटी यानी उसे बोलते हैं पादप, और जो 5वां है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी एनिमल्स और जंतु जगत। राइट। इसने 5 जगत बनाए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फफूंद यानी कवक, पादप और जंतु। कौन से 5? बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु थे वो सारे इसने डाले मोनेरा में। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। राइट। अब देखिए, कोई भी कोशिका 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार के कहने का मतलब है कि अगर उसके अंदर केंद्रक बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, ठीक है, अगर उसके अंदर केंद्रक बहुत अच्छे से व्यवस्थित हैं तो उसको बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो आपने वर्ड सुने होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपने वर्ड सुने होंगे। इन वर्डों का मतलब क्या है? इन वर्डों का मतलब है फ्रेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें जो प्रो है इसका मतलब होता है पुराना, प्राचीन या आदिम। ठीक है, बोलते नहीं आदिम मानव। आदिम मानव मतलब बहुत प्राचीन मानव, बहुत पुराना मानव, बहुत टाइम पहले का मानव, जिसे बोलते हैं आदिम। तो और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। ये जो कैरियन है इसका मतलब होता है केंद्रक। तो पुराना केंद्रक, आदिम केंद्रक, और जो पुराना केंद्रक था उनमें केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं था। केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं था। सुव्यवस्थित नहीं, और केंद्र के ऊपर कोई केंद्रक झिल्ली भी नहीं थी। तो एक अच्छा केंद्रक होता है, एक व्यवस्थित केंद्रक होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को आवृत करती है, जो केंद्रक को घेरे रखती है, केंद्रक झिल्ली। वो भी क्या थी? एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। लेकिन जो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक, कैरियन का मतलब तो वही है केंद्रक। यहाँ जो ये यू है इसका मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब सच्चा, सत्य केंद्रक, वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्र का मतलब क्या है कि जो केंद्रक था वो सुव्यवस्थित भी था। क्या था? अच्छी प्रकार से व्यवस्थित था। और जो केंद्रक झिल्ली है वो भी उपस्थित थी। प्रो का मतलब पुराना, कैरियन का मतलब केंद्रक। पुराना केंद्रक, पुराना का मतलब आप सीधे नाम से समझ गए कि केंद्रक ना तो सुव्यवस्थित है और ना उसमें केंद्रक झिल्ली है। यूकैरियोट का मतलब केंद्रक सुव्यवस्थित है। यू का मतलब सत्य या वास्तविक। वास्तविक केंद्र क्या होगा? इसके अंदर केंद्रक सुव्यवस्थित होगा और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। राइट। अब आइए वापस, अब जो मोनेरा, ये 5 जगत हैं, इनमें हम पढ़ेंगे केंद्रक कैसा है। तो मोनेरा में जो केंद्रक है वो है प्रोकैरियोटिक। कैसा है? प्रोकैरियोटिक। कैसा है? कैसा है? प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब है कि मोनेरा जगत है, ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सारे जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किस में शामिल किए गए? इस मोनेरा जगत में। तो इन सारे जीवाणुओं में जो केंद्रक है वो सुव्यवस्थित नहीं है और इन जीवाणुओं के केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली भी नहीं है। तो ये कैसे केंद्रक हुए? प्रोकैरियोटिक जीव हुए। प्रोकैरियोटिक प्रकार का इसमें केंद्रक होता है, पुराना केंद्रक होता है, इसलिए इन जीवों को क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक जीव। इस जगत के अंदर आने वाले जीव सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। और यहाँ से लेकर बाकी के सारे जो जीव हैं उन्हें वास्तविक केंद्रक होता है। वास्तविक केंद्रक
होता है। तो ये सारे कैसे हुए? यूकैरियोटिक। इनका केंद्रक व्यवस्थित भी है, सुव्यवस्थित भी है और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। तो सिर्फ एक मोनेरा में ही पुराना केंद्रक है, बाकी पिछले वाले चारों जगतों में कैसा केंद्रक है? वास्तविक केंद्रक है, सत्य केंद्रक है। तो कौन से हुए? यूकैरियोटिक। ये मोनेरा अकेला प्रोकैरियोटिक है और बाकी चारों यूकैरियोटिक है, राइट। कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना मतलब कोशिका की कितनी संख्या है। मोनेरा भी दोस्तों जितने भी जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय, जीवाणु भी एक कोशिकीय और प्रोटिस्टा जगत के जीव भी हैं, ये भी एक कोशिकीय। कौन कौन से एक कोशिकीय? मोनेरा भी एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय। इसके बाद ये जो सारे तीन हैं, ये जो बाकी के तीन हैं, बाकी के तीन हैं, ये क्या है? बहुकोशिकीय। क्या है? बहुकोशिकीय। राइट। मोनेरा एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जगत के जीव सारे एक कोशिकीय और बाकी जो कवक है, प्लांटी और एनिमेलिया है वो सारे बहुकोशिकीय। उनमें संख्या कोशिका की एक से ज्यादा, राइट। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका की संरचना आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि सबसे बाहरी जो संरचना है कोशिका की, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे बाहरी झिल्ली है, जो बाहरी कवरिंग है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर वाली कवरिंग है, जस्ट अंदर वाली परत है, लेयर है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। कोई भी कोशिका हो, हर कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन हर प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जगत के अंदर जो जीव है उनमें कोशिका भित्ति होती है और कौन कौन से जीव के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, राइट। मोनेरा जो जीवाणु जगत है इसके अंदर कोशिका पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित। प्रोटिस्टा है, इनमें कुछ जीवों में अनुपस्थित भी होती है, लेकिन जो मोस्टली जीव होते हैं उनके अंदर उपस्थित होती है, राइट। तीसरा जो कवक है इसके अंदर उपस्थित होती है और इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो कवक है, जो फफूंद है, उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की, राइट। वो बनी होती है काइटिन की। प्लांटी में जो कोशिका भित्ति है, पादपों में आपको पता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उपस्थित तो होती ही है। आपको पता है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जंतुओं में, जंतुओं की किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसी भी प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एब्सेंट, राइट। ये बात चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, किसमें एब्सेंट है? तो एनिमेलिया, जंतु जगत में कोशिका भित्ति एब्सेंट है। पादपों में कोशिका भित्ति उपस्थित है, किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। फफूंद में जो क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति उपस्थित तो है लेकिन किसकी बनी है? काइटिन की। प्रोटिस्टा में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज इनकी बनी हुई हो सकती है अलग अलग प्रकार के। मोनेरा में किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की, राइट। ठीक है, इसका इतना क्वेश्चन नहीं आता जितना कवक और प्लांटी का आता है। इन दोनों में काइटिन की बनी होती है कवकों में, और जो पादपों में होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आते हैं पोषण पे। पोषण का क्या है?
पोषण में ऐसे है कि कौन कौन से अपना खाना खुद बना सकते हैं और कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो किसी और जीव पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम हैं, हम किसी और जीव पर डिपेंड रहते हैं, हम सब्जियों पर डिपेंड रहते हैं। तो सब्जी कहाँ पे लगती है? पादपों पे। तो हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए? पादपों पे, किसी और जीव पे डिपेंड हुए। तो जितने भी जीवाणु हैं वो किसी और से खाना नहीं मांगते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसका मतलब है मोनेरा कैसा है? स्वपोषी, राइट? कैसा है? स्वपोषी। प्रोटिस्टा ये भी कैसा है? स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाता है। ये जो कवक हैं, कवक आपको पता है कि कवक स्वपोषी नहीं होते। कवक अपने आसपास जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो अपने आसपास का वातावरण है, वहाँ से जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ है, उनसे पोषण ग्रहण करता है। तो कवक कैसा हुआ? विषमपोषी। कैसा हुआ? विषमपोषी। पादप कैसे हैं? पादप आपको पता है अपना खाना खुद बनाते हैं, सूर्य की धूप का इस्तेमाल कर, सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल कर। और जो जंतु हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, जंतु हमेशा विषमपोषी हैं। कोई भी जंतु ऐसा नहीं है, अधिकांश रूप से जंतु कैसे हैं? विषमपोषी, राइट? ये चारों सी समझ आ गई। केंद्रक में सिर्फ मोनेरा एक ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। कोशिका संरचना में, कोशिका की संख्या में स्टार्ट के दोनों एक कोशिकीय हैं और बाकी सारे बहुकोशिकीय हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ एक में ही अनुपस्थित होती है जंतु जगत में। सिर्फ यही याद रखिए कि एक में अनुपस्थित होती है, किसमें? जंतुओं में। बाकी सब में उपस्थित हैं, ठीक है। पोषण में आप याद रखिए कि दो में विषमपोषी होता है, दो में विषमपोषी। किसमें? एक तो जो फफूंद होती है, कवक होती है, फंजाई होती है, वो विषमपोषी है, और एक जंतु विषमपोषी है। उसके अलावा बाकी सारे स्वपोषी हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद आगे बढ़े। आगे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा उसका समरी है, उसकी समरी है, उसका सारांश है कि आपको कितना याद हुआ। और अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, वो जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो पिछले वाला पढ़ा है उसका भी रिवाइज हो जाएगा। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं? किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं? हैकल को बोलते हैं? नहीं। आइंस्टाइन? तो बायोलॉजी में आइंस्टाइन का कोई काम नहीं है। चार्ल्स डार्विन? नहीं। चार्ल्स डार्विन याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसे बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन, राइट। विकासवाद में, विकासवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। विकास जब पढ़ेंगे चैप्टर इवोल्यूशन, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? कैरोलस लीनियस, राइट। ये बात समझ आ गई। हैकल ने क्या दिया था? क्या दिया था? तीन जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए। जो हमने 7 टैक्सोन पढ़े थे, 7 वर्गक पढ़े थे, इनमें से ये 7 वर्गक यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से जो अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम का जो सही विकल्प है वो हमें सिलेक्ट करना है, वो हमें सिलेक्ट करना है। हमने एक ट्रिक देखी थी, जस व घ कु व जा, जस व घ कु व जा। ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आरोही बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो आपको पीछे से स्टार्ट होना है, और अगर आपको घटता हुआ क्रम पूछा है तो आगे के वर्ड से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ आपको घटता हुआ क्रम पूछा है
तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज से, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ज का मतलब जगत, तो जगत जगत जगत, और यहाँ पे जाति आया तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। स्टार्ट में क्या आना चाहिए, जगत, क्योंकि ये घटता हुआ क्रम है, क्योंकि जगत सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। उसके बाद है संघ, तो जगत के बाद यहाँ पे कुल दिया है तो गलत हो गया, यहाँ पे जगत के बाद गण दिया है तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे संघ दिया है तो सही हो सकता है। उसके बाद जगत, वैसे तो हमारा ऑप्शन मिल गया, डी भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है, हमारा ऑप्शन एक ही बचा सी। लेकिन हम और चेक कर लेते हैं याद रखने के लिए, संघ के बाद व यानी वर्ग, व यानी वर्ग, अभी तक सही है। ग का मतलब होता है गण, ग का मतलब होता है गण। कु व जा, कु का मतलब कुल, व का मतलब वंश और जा का मतलब जाति। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, जो टैक्सॉन का जो पदानुक्रम है उसका घटता हुआ क्रम है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार था। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, हमने चीज पढ़ी थी कि पोषण प्रक्रिया को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि जो वर्गीकरण का 5 जगत वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो क्या था, पोषण प्रक्रिया। क्या था, पोषण प्रक्रिया। तो श्वसन नहीं था, उत्सर्जन नहीं था, और जो गति भी, संचलन भी नहीं था। क्या था, पोषण, न्यूट्रिशन। राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है, हमने अभी भी समझा कि किस में कैसी कोशिका स्थिति है, किस में केंद्रक की स्थिति क्या है, किस में पोषण कैसा है, किस में कोशिका भित्ति है कि नहीं है। तो इसमें बोला है कि आपको एक नया जीव मिला, आपको एक जीव मिला, वो एक कोशिकीय है, कोशिका की संख्या कितनी है, एक, यूकैरियोटिक भी है, यानी उसमें जो केंद्रक है वो वास्तविक केंद्रक है, और प्रकाश संश्लेषी भी है। प्रकाश संश्लेषी भी है का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषी का मतलब है कि वो स्वपोषी है, अपना खाना खुद बनाता है, स्वपोषी है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करेगा वो तो अपना खाना खुद ही बनाएगा, इसीलिए तो उसको ऊपर वाले ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता प्रदान की है। हमें अगर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रदान करता तो खाने की नौबत ही नहीं आती, खाने की दिक्कत ही नहीं आती, धूप में जाके खड़े हो जाते और हम चार्ज हो जाते, कोई मिल गया के जादू की तरह। राइट, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता था, तभी तो वो धूप से उसकी बैटरी चार्ज होती रहती थी। तो बोला है कि एक कोशिकीय, कोशिका की संख्या एक हो और यूकैरियोटिक हो। अब वापस आइए जहाँ पे हमने वो डिस्कस किया था, ये देखिए, बोला है कि कोशिका की संख्या एक हो, तो कोशिका की संख्या एक तो सिर्फ स्टार्ट के दोनों में होती है, एक तो इसमें होती है और एक इसमें होती है, बाकी सारों का कोई काम नहीं है। राइट। उसके बाद बोला कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक तो दोनों में से ये मोनेरा, ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक कौन सा हुआ, प्रोटिस्टा। एक बचा हमारे पास, 3 तो पहले से कट गए जब उसने बोला कि एक कोशिकीय है, क्योंकि ये 3 तो क्या है, बहुकोशिकीय। अब ये हमारे पास 2 बचे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। दूसरी कंडीशन उसने रखी कि प्रोकैरियोटिक नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा है, तो मोनेरा आंसर तो नहीं होगा, कौन सा होगा, प्रोटिस्टा। तीसरी बात उसने और बोली कि प्रकाश संश्लेषी होना चाहिए, यानी स्वपोषी होना चाहिए। तो देखिए प्रोटिस्टा स्वपोषी भी है, तो क्या हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। मोनेरा, पादप कट गए क्योंकि पादप बहुकोशिकीय हैं, कवक कट गए क्योंकि कवक बहुकोशिकीय हैं। 2 ऑप्शन बचे, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए मोनेरा भी कट गया। कोष्टक में लिखा है देखो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया सारों को मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। राइट, ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वह जो वर्गीकरण किया गया उनकी मूल इकाई क्या है? जब हम 7 को पढ़ रहे थे, 7 वर्गक को, 7 कैटेगरीज को पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ डिस्कस किया था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की अगर आधारभूत इकाई पूछ ले, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई पूछ ले, तो एक ही आंसर की ओर अपना ध्यान जाना चाहिए, वो है जाति। राइट, ये जाति कास्ट नहीं है, ये कास्ट नहीं है, इस जाति को बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज इज नॉट अ कास्ट। राइट, स्पीसीज सबसे जो मूल इकाई वो कौन है? जाति। राइट, मूल पूछ ले, मूलभूत पूछ ले, आधारभूत पूछ ले, सबसे छोटी इकाई पूछ ले, सारों का आंसर क्या है? जाति। और जो सबसे बड़ी इकाई है ये क्या है? जगत। या फिर पूछ ले सर्वोच्च इकाई। राइट, ये बात समझ आई? लास्ट क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले, यहां भी कंडीशन दी है। क्या दी है? बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को कौन से जगत में रखेंगे? वहां पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक चीज बताई थी मैंने कि कोशिका भित्ति के संदर्भ में एक ही बात याद रखनी है कि बस एक ही है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ही है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और वो कौन है? वो है एनिमेलिया, वो है जंतु जगत, एनिमेलिया। ठीक है, और इसमें बहुकोशिकीय भी पूछा है, तो बेशक सर ये तीनों कवक, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों बहुकोशिकीय हैं और कोशिका भित्ति नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि एब्सेंट है, और एब्सेंट केवल एक में ही होती है। किसमें उपस्थित होती है? एनिमेलिया में। बाकी देखिए सब में कोशिका भित्ति उपस्थित है। राइट, और अगर हमने बात करी थी कि सर प्रोटिस्टा में भी आपने बोला था कि किस किस में कोशिका भित्ति उपस्थित है और किस किस में नहीं है, तो सर ये प्रोटिस्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता? तो दोस्तों प्रोटिस्ट आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है कि कोशिका भित्ति नहीं है लेकिन वो बहुकोशिकीय भी है। क्या है? बहुकोशिकीय। लेकिन सर प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय। इसलिए प्रोटिस्टा आंसर नहीं हो सकता। कोशिका भित्ति नहीं है और बहुकोशिकीय कौन सा है? एनिमेलिया। राइट, कौन सा है? एनिमेलिया जंतु जगत। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एनिमेलिया जंतु जगत। बहुकोशिकीय भी पूछा है और बिना कोशिका भित्ति वाला भी पूछा है। राइट, ये बात समझ आ गई? बिना कोशिका भित्ति वाला एक ही जगत है जो कंप्लीटली जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, वो है जंतु जगत। राइट, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ जीव विज्ञान के सेशन में आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को समझा होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।